आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 3 फुल डिटेल विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस। आज पूरा यूनिट 3 आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर नई शिक्षा नीति, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड में हो आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बता दें वन शॉट वीडियो यूनिट 3 का जिसका नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिक स्ट्रक्चर, जो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँ इस वीडियो में आपको कवर करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस प्लस MCQ प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि 30 से 40 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि 10 से 20 नंबर का रहेगा, और जो कि 30 से 40 मिनट में पूरा कवर हो जाएगा आपका इजीली। एंड इसमें आपको बता दें न्यूक्लियस उसके हिस्ट्री स्ट्रक्चर के बारे में जो टॉपिक कवर करूँगा, यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक का नाम बता देता हूँ जो इस वीडियो में कवर होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस होगा इस वीडियो के लास्ट तक, अगर आप बने रहेंगे तब। अब यहाँ देख सकते हैं मैं इसके पहले 2 वीडियो और ला चुका हूँ, उसका कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इजली वो 2 वीडियो देख के आप पेपर दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूँ पहला टॉपिक इस वीडियो में होगा आपका न्यूक्लियस हिस्ट्री और उसका स्ट्रक्चर, एंड दूसरा द न्यूक्लियोलस एंड फंक्शन, एंड तीसरा द क्रोमोसोम एंड डेफिनेशन एंड केमिकल कंपोजिशन, एंड द फोर्थ इज क्रोमोसोम नंबर एंड हेट्रोक्रोमेटिन न्यूक्रोमेटिन क्या है, एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर मॉलिकुलर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें आता है न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड यूनियम्स मॉडल, न्यूक्लियोसोम्स मॉडल, ऑर्डर ऑफ कोडिंग, स्पेशलिटी टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड डिफरेंट प्रोकैरियोटिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो ये कुछ टॉपिक है जो वीडियो के लास्ट तक आपको बिल्कुल, जो आप नाम अभी इसका देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 से टॉपिक। इस सभी टॉपिक को मक्खन की तरह बिल्कुल क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, MCQ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है भाई आपको। बता दें वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहें, और आपको बता दें इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, किसके बारे में, यूनिट 1 यूनिट 2 फर्स्ट सेमेस्टर। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, मैं कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो आप देख सकते हैं इसलिए स्ट्रक्चर है, जो कि पहला टॉपिक आपका था न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियस, मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक डिटेल्स। आप पहले स्ट्रक्चर उसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर जो लेयर है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इनवेलप, एंड सेकेंड अंदर रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोलस रहता है, एंड क्रोमेटिन रहता है, और बाहर जो पोर दिख रहा है आपको उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। तो चलिए ले चलते हैं आपको एक काफ़ी अच्छे से इसकी हिस्ट्री के बारे में, फिर ले चलते हैं आपको इसके कुछ इंफॉर्मेशन एंड फंक्शंस के बारे में। सो न्यूक्लियस, जैसा कि न्यूक्लियस जब भी आप इसका फिगर भी देखें तो एक टर्म आता है कैरी ऑन, जिसे न्यूक्लियस को हम कैरी ऑन बोलते हैं। तो ये हो गया एक टर्म की बात। तो हम अब बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, कौन फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। तो थे रॉबर्ट ब्राउन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु इज़ डिस्कवर्ड दी या ऑब्जर्व दी न्यूक्लियस, तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। इनको आप याद कर लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन 100% यहाँ से आएगा, ठीक है। आगे चलिए, इट इज़ डिफाइंड एज द DNA कंटेनिंग रीजन of the eukaryotic nucleus, control the chemical activity of the cells and carries hereditary information, and all eukaryotic cells except mature red blood cell contain nucleus। भाई अगर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर जनरेशन जा रहा है तो वहाँ से न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी तरीके से, क्योंकि इसी के अंदर DNA RNA सब जो हम नाम सुनते हैं सब हेरिडेटरी मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर देखने को मिलता है कि इनके पिता जैसा लड़का नहीं, सब बोलते हैं कि है। तो उसी प्रकार से एक हेरिडेटरी कैरेक्टर का ट्रांसफ़र भी होता है न्यूक्लियस के द्वारा। तो काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट पहली बार ऑब्जर्व किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से एक आपको बता रहा हूँ, कॉपी भी लिख कर, तो वहाँ से आपको काफ़ी क्लियरेंस आएगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। अगर हम बात करें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस जो है पहले सेल रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर एक टर्म होता है न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। फिर न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है DNA RNA प्रोटीन, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन लिखा है, DNA RNA प्रोटीन कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, फिर उसके बाद तब उसके अंदर DNA RNA एंड प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात करें DNA की, तो अगर यहाँ से हम बात करें DNA की, तो DNA के पास देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, जो कि होता है एडनीन, ग्वानीन,
इसी प्रकार से होता है गुआनिन एंड साइटोसिन, एंड एक होता है थाइमीन, जो कि मोस्टली यूरेसिल के द्वारा रिप्लेस होता है, ठीक है, आरएनए के केस में होता है और डीप में जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और एक होता है पेंटोस शुगर, ठीक है, एंड एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। एंड अगर हम बात करें पेंटोस शुगर की तो कुछ इस प्रकार से रहता है, एक जो है आपका पेंटोस शुगर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पेंटोस शुगर कुछ इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे लगा रहता है आपका पेंटोस शुगर, अरे फॉस्फेट ग्रुप, और नाइट्रोजनस बेस भी लगा रहता है यहीं पर इस प्रकार से एडनीन, एडनीन के साथ। और अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर यहीं पे बात कर लें हम तो आपको बता दें, एडनीन के साथ, एडनीन के साथ अगर हम बात करें तो हमेशा अगर बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो हमेशा बनाएगा जो है थाइमीन, एंड गुआनिन के साथ साइटोसिन बॉन्ड बनाएंगे, ये हो गया बॉन्ड की बात, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो न्यूक्लियस से ये हर बार लगभग क्वेश्चन याद पूछा था कि न्यूक्लियस हैज़, न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन में देखा अगर आपका एमसीक्यू होगा तो भी, और जो भी होगा आपका एग्जाम तो यहाँ से आता है कि न्यूक्लियस के पास डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, न्यूक्लियस के पास क्या पाया जाता है, अगर एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड इसका स्क्रीनशॉट भी इजीली आप ले सकते हैं यहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका है न्यूक्लियोलस। तो अभी हमने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, तो वहाँ से हमें शायद कुछ क्लियरेंस ना आया हो, अगर आया हो तो काफ़ी बढ़िया बात, अगर नहीं आया तो इस जो आपका ये आपका फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये आपको आपका यूनिट 1 जो था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकेंड, इस फिगर में देखें तो ये दोनों फिगर के ही ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो अगर ध्यान से देखें तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। सो हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम बेसिक सी बात है कि एनिमल सेल को हम सबसे पहले, यानी कि हम ह्यूमन सेल्स या फिर एनिमल सेल्स हम बोल सकते हैं, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सबसे ऊपर रहता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल अगर कोई भी है तो सबसे ऊपर रहता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कि सेल कोशिका हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली मैं हिंदी का टर्म उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बीएससी में मोस्ट ऑफ थिंग्स रहती हैं आपका इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिखना भी होता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। तो फिर उसके अंदर, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे देखने को सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स, लाइक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम्स, इस प्रकार से काफ़ी सारा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबका अलग अलग फंक्शन है, जैसा कि यूनिट 1 एंड 2 में ही सब था बेसिकली। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, किस प्रकार से एटीपी बनता है, कितना एटीपी बनता है, सब कुछ पिछली वीडियो में बात किया था। फिर वैक्यूल है, किस प्रकार से स्टोर करता है फूड को, ठीक है। उसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि प्रोटेक्शन देता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्शन देता है आउटर थिंग से बचने के लिए, बाहरी जो पर्यावरण है, बाहर की जो उससे बचने के लिए मेम्ब्रेन मदद करती हैं। जैसे हमारे सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे बॉडी के सबसे पहले, अगर कहीं भी अगर कोई भी डैमेज आता है तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन भी लगता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सबसे पहले प्रोटेक्शन करता है। तो पहला फंक्शन जैसे गोल्जी बॉडीज़ है, इसका भी अपना फंक्शन है। जैसे लाइसोसोम्स, इसको ये अपने आप को ही किल कर लेता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो हर एक चीज़ का काफ़ी बेसिक फंक्शन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना टॉपिक क्या है, न्यूक्लियोलस। तो आप देख सकते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस काफ़ी एरो करके काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। इस फिगर को आप अपने से 5-6 बार बनाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो न्यूक्लियस के अंदर आपको एक न्यूक्लियोलस, एक छोटा सा और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा गोला सा, तो हम बोलते हैं ओवल शेप, हम बोलते हैं गोले को ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका डीएनए, आरएनए, जो कि एक हेरिडेटरी या फिर अनुवांशिक जो होता है, जो जेनेटिकल कैरेक्टर होता है, फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर चाइल्ड, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाता है। बेसिकली न्यूक्लियोलस के अंदर ही प्रेजेंट होता है डीएनए एंड आरएनए, एंड उसके अंदर डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन। सो हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, न्यूक्लियोलस। तो हम न्यूक्लियोलस के बारे में थोड़ा जान लें, इसके फंक्शन के बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में, एंड इसके ऊपर कितने सारे और साइंटिस्ट ने क्या काम किया है, तो उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक फंक्शन बता दूं। इसका फंक्शन है राइबोसोम प्रोड्यूसिंग मशीन। राइबोसोम बेसिकली जो कि डीएनए एंड आरएनए
किस प्रकार से बनते हैं, राइबोसोम्स काफ़ी हेल्प करता है उसमें, तो वो होता है, ठीक है। एंड केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड सम डीएनए। मतलब कि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उससे मिलकर यह बना होता है, जो आपका न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया न्यूक्लियोलस का बात। तो अभी हम चलेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में एंड इसके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट। So the term nucleolus was the first structure to be observed in the cell of light microscopy। अब लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है, जो कि एक आपका कर सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है कि इसमें जूम करने में, अगर कोई चीज़ छोटी अगर उसको बड़ा सा करके देखना है तो उसमें हेल्प करना है, क्या करता है, हेल्प करता है लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसके द्वारा क्या किया था वाली, ये मैं आपको समझने के लिए केवल बताया हूँ, इस प्रकार से नहीं होता है। माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं लैब में, आप देखे होंगे, अगर सीबीएसई बोर्ड से रहेंगे तो 11th-12 में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला होगा। एंड अगर आप बढ़िया कॉलेज से होंगे तो आपको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, तो ये सबसे पहली बार उसी में देखा गया था, किसमें, लाइट माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। सो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार उसको देखा था कि भाई होता है कुछ न्यूक्लियोलस नाम का टर्म, तो लाइट माइक्रोस्कोपी में, उनके द्वारा, उनका नाम था फोंटोना इन 1774। एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप, मतलब स्फेरिकल मतलब कुछ इस प्रकार जैसे मैंने बनाया हूँ यहाँ पे, स्फेरिकल इन शेप। एंड इट नंबर पर सेल न्यूक्लियस वेरीज, इसका जो नंबर है ये वेरी करता है हर एक सेल्स में। सेल आपको पता होगा सेल से न्यूक्लियस किस प्रकार से बनता है, सेल से न्यूक्लियस, तो यहाँ पे वेरी करता है यहाँ से। एंड अगर आगे चलें तो अ सेल में कंटेन वन आर मोर, ठीक है, वन आर मोर न्यूक्लियोली इन इट्स न्यूक्लियस। तो कह रहा है कि सेल में जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोली कंटेन हो सकते हैं, ठीक है। इस साइज़ के ऊपर भी वेरी करता है कि साइज़ कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं, तो इससे ज़्यादा पढ़ने का मतलब है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस कम होंगे, अगर साइज सेल का बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है कि इसमें न्यूक्लियोलस ज़्यादा होगा। तो साइज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होगा, स्मॉल सेल में या फिर लार्ज सेल में। तो लार्ज सेल में बेसिक सी बात है न्यूक्लियोलस ज़्यादा प्रेजेंट होगा। एंड इनका नाम याद रखना फोंटोना जी का, जिन्होंने लाइट माइक्रोस्कोपी में फर्स्ट बार ऑब्जर्व किया था। तो उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर के बेस में, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी सो द न्यूक्लियोलस हैज़ नो सराउंडिंग मेम्ब्रेन। के लिए मतलब कैसे पता कि न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी अब बोल सकते हैं हम। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, जिन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस को काफ़ी अच्छे से बताया। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जे हैमरलिंग, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विथ यूनिसेलुलर एल्गा जिसका नाम था एसिटा ब्यूलेरिया, ठीक है। एल्गा का नाम था ये, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी थे, इसी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इट हैज़ रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजॉइड, इसके पास रूट जैसा स्ट्रक्चर था जिसको हम राइजॉइड बोलते हैं। एंड स्लेंडर स्टॉक, जो कि स्लेंडर स्टॉक इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में एक छोटा सा बना रहा हूँ इस प्रकार से ऐसे। एंड इधर रूट जैसा, इसको हम राइजॉइड बोल देंगे और इसको हम स्टॉक बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, स्टॉक, एंड इसको हम राइजॉइड बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद एंड एम्ब्रल लाइक कैप, एंड इस प्रकार का कैप देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कैप, कुछ इस प्रकार का कैप ऑन दी स्टॉक, स्टॉक के ऊपर, ठीक है। एंड द न्यूक्लियस रिमेन इन दी राइजाइड, और न्यूक्लियस जो कि राइजाइड में द एल्गा इज केपेबल फॉर रीजनरेटिंग इट लॉस्ट पार्ट, जो एल्गा है अपने जो खोए हुए पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स कैप इज कट ऑफ, अगर इसके हम कैप को हटा देते हैं तो अ न्यू कैप डेवलप, वहाँ पे एक नया कैप डेवलप हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। जो कि दो स्पीसीज है एल्गा, एस्टिब्यूलरिया एंड मिडाटेरिया, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। मैं आपको अपनी कॉपी में ले चलता हूँ, काफ़ी अच्छे से वहाँ लिखा हूँ। तो बात करें, आप देख सकते हैं एस्टिब्यूलरिया जो एक्सपेरिमेंट के लिए थे, कौन लिया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, हैमरलिंग। ये क्या है, एक सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर किस प्रकार से इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, इसी के बारे में इन्होंने को बेसिकली बताया था। टू स्पीसीज जो था एस्टिब्यूलरिया मेडिटेरियन एंड ए क्रीन्यूलेटा। एंड रीजनरेशन में काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है। अगर हम इसका न्यूक्लियस निकाल कर इसके अंदर डाल दें, फिर ये जब इसका रीजनरेशन, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसलिए। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट के मैं आपको कुछ काफ़ी बेसिक पॉइंट जो कि जानना चाहिए, जो कि काफ़ी बेसिक आपको आपके दिमाग में भी इसका प्रश्न उठना चाहिए कि हैमरलिंग पॉइंट है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम बता दें ऑल सेल इंक्लूडिंग 6 सेल हैड न्यूक्लियस।
हम बता दें आपको, हर एक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि हेमरलिंग ने भी वही चीज़ को बताया था। एंड हेरिडेटरी स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है, यानी कि हमें ट्रांस मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में, जैसे कि अगर पिता से जो बेटे में कैरेक्टर जाता है, उसके लिए भी न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही अपना डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स आर सेड बाय द हेमरलिंग। सो इस वीडियो की थर्ड पॉइंट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा, कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा, एंड काफ़ी कुछ बताऊंगा क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस प्रकार से इसमें इसका स्ट्रक्चर है। बीच में एक इसके सेंट्रोमियर है, एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग आर्म जिसको हम बोलते हैं टीलोमर्स, एंड इसका एक कुछ फिगर है। तो इसके बारे में, फिगर के बारे में और डिटेल में लेके चलता हूँ आपको। सीधे आप इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे तो एक बार थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आ जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है उससे समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसके पीछे से लेके चलता हूँ, फिर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल, जैसा कि आप लोग सेल के बारे में जानते हैं। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर आपका होता है जेनेटिक मटेरियल। कुछ इस प्रकार से सिनेरियो है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने आपको सबसे पहले आपको न्यूक्लियोलस, सेल, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया था। क्रोमोसोम के अंदर ही होता है डीएनए, डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल। अभी आपको मैंने न्यूक्लियोलस बताया था इसके थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कलर बॉडी है, जो कि डिस्कवर्ड किया गया था नैगेली के द्वारा। कलर्ड बॉडी मीन्स जो कि रंगीन होता है, रंगीन होता है, ठीक है, इन 1842 में। एंड हॉफ मिस्टर इन 1849, यानी हॉफ मिस्टर भी थे जिन्होंने डिस्कवरी में हेल्प किया था। एंड क्रोमोसोम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय टर्म वेल्डेयर, वेल्डेयर ने सबसे पहले क्रोमोसोम टर्म का यूज़ किया था इन 1988 में। एंड क्रोमोसोम कैन बी सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड ड्यूरिंग द मियोसिस के फेज में इसको हम देख सकते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज द क्रोमोसोम हैज़ डीकंडेंस्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक थ्रेड। नेटवर्क लाइक थ्रेड मतलब कि धागे जैसा, थ्रेड मतलब धागे जैसा, इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है, ठीक है। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। एंड कार्ड क्रोमेटिन नेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की डेफिनेशन की, तो क्रोमोसोम इज डिफाइंड एज द जीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस आर न्यूक्लियोइड इन प्रोकैरियोटिक्स ऑफ सेल्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो हम चलते हैं काफ़ी और इसके अच्छे जगह लेकर आपको, ताकि और अच्छे से आपको क्लियरेंस है, ठीक है। सो क्रोमोसोम के बारे में बेसिक कुछ जानकारी मिल गया होगा, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप अच्छा लगा होगा सुनकर। तो हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर, हम लोग के ह्यूमन के अंदर कितना प्रेजेंट होता है। तो हम बता दें आपको 23 यन मतलब होता है हैप्लॉइड, एंड 23 पेयर में प्रेजेंट होता है। 23 इंटू एन हम बोलते हैं। इन ह्यूमन ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फॉर ए टोटल ऑफ 46 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 23 इंटू 2 करेंगे तो 46 हो जाएगा। एंड 22 ऑफ दिस पेयर कॉल्ड आउटोसोम्स, एंड 23 जो होता है उसको हम आउटोसोम्स कहते हैं। सो 23 अगर हम बात करें तो 23 मेल या फिर फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोनों पेयर मिला के 23rd पेयर, द सेक्स क्रोमोसोम डिफर्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, दैट्स द डिफरेंस। तो हम चलते हैं क्रोमोसोम नंबर के बारे में आपको और डिटेल में लेकर चलता हूँ, ठीक है। इन द सोमेटिक सेल ऑफ ऑल हायर प्लांट एंड एनिमल, जितने भी हायर मतलब ऊंचे ऊंचे में जो रखे गए हैं, यानी कि मतलब जी डेवलप कैटेगरी के हैं, जो आते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स मीन्स डेवलप कैटेगरी, एंड प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि पुराने कैटेगरी। तो प्लांट एंड एनिमल जो डेवलप है, द क्रोमोसोम अकर इन अ पेयर, उनमें जो क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होता है, यानी जैसे यन 23 जैसे ह्यूमन का है, ठीक है। एंड द टू क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर आर एग्जैक्टली सिमिलर, और दोनों पेयर एग्जैक्टली सिमिलर होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे ओमोलॉगस क्रोमोसोम या फिर होमोलॉगस। थर्स दी सोमेटिक बॉडी कंटेन डिप्लॉयड सेट कॉल्ड 2n ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं। एंड अगर हम आगे चले इसमें और, तो वाइल इट गैमीट्स कंटेन ओनली वन हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट फॉर स्पेसीज, और हर एक स्पेसीज के लिए क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट नहीं रहता है। ये नहीं है कि जो है ह्यूमन में तो हर एक स्पेसीज में कांस्टेंट ही रहेगा, नहीं है कि अगर आपका क्रोमोसोम नंबर 23 इंटू एन है तो हमारा कुछ और होगा, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी का कुछ अलग होगा क्रोमोसोम। भाई क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा चाहे जो भी हो। द सोमेटिक सेल ऑफ अ फ्यू एनिमल्स स्पीसीज एंड सेवरल प्लांट्स कंटेन मोर देन 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइड्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा
तो हम उसको बोल देंगे पॉलीप्लॉयड, या फिर 2 तक प्रेजेंट हो तो भी उसको हम बोल सकते हैं पॉलीप्लॉयड। तो स्क्रीन में आज काफ़ी ज़्यादा ब्लेरेंस देखने को मिल रहा है, हमारे फ़ोन में काफ़ी प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल विथ 3 हैप्लॉयड सेट 3n, अगर जिसके पास 3n है उसको हम बोलेंगे ट्रीप्लॉयड, जिसके पास 4n उसको हम बोलेंगे टेट्राप्लॉयड। तो ये हो गया आपके क्रोमोसोम नंबर की बात। आपको पता चल गया होगा क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, कितना हम लोग में प्रेजेंट होता है। एंड इसके काफ़ी सारे टर्म्स है, ट्राईप्लॉयड्स एंड पॉलीप्लॉयड्स, अगर कहीं रहेगा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं, यहीं पे एक टर्म आता है जीनोम, जो कि काफ़ी ज़्यादा आगे चल के आपको इंपॉर्टेंट इसका पता चलेगा। बेसिकली 12th का पार्ट है, क्लास 12th का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है। काफ़ी इसका महत्व, जीनोम द हैप्लॉयड सेट, जैसे कि आपको पता है कि जैसे यहाँ पे 23 × n था, तो उसी प्रकार से n जो होता है बेसिकली नंबर क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम, इसी को हम जीनोम कहते हैं। तो आपको ये सब स्क्रीनशॉट नहीं, इसको कॉपी में अपने अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। मैं आगे चल के इसके इंपॉर्टेंट के बारे में और आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो एक टर्म आता है हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इस चैप्टर से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कम से कम 15+ तो क्वेश्चन एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो लाइक DDU। तो हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के बारे में। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? तो सबसे पहले हम बेसिकली जानते हैं व्हेन द सेल आर स्टैंड, जब हम सेल को स्टैंड करते हैं, स्टैंड करने का मतलब है कि जब हम उसको हम किसी भी स्टेन या फिर कलर, हम बोल सकते हैं कलर में स्पेसिफिक डीएनए को स्टेनिंग करते हैं, उसके कलराइजेशन करते हैं लाइक फ्यूल जीन एंड आर एग्जामाइंड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। फिर हम उसको अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के मतलब देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप लगा के, ताकि तो उसमें हमें क्या दिखाता है, जब हम उसकी स्टेनिंग आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप कहीं भी पढ़े होंगे, यानी कि अगर आप लेबोरेटरी में अगर आप काम किए होंगे, थोड़ा बहुत भी कॉलेज या फिर स्कूल गए होंगे, तो आपने लाइट माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग तो ज़रूरी, हर एक बच्चा कर लेता है स्टेनिंग। तो मैं आपको इसका फिगर भी दिखा देता हूँ लाइट माइक्रोस्कोप का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड किस प्रकार से स्टेनिंग होता है, तो आप इसके बारे में बता दिया मैंने कि स्टेनिंग होता है मतलब माइक्रोस्कोप में जो होता है आपका, उसको कलराइजेशन करते हैं। किसका कलराइजेशन करते हैं? डीएनए का। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं उसमें हमके 2 कलर दिखाई देता है। क्या देता है? 2 कलर हम लोग को दिखाई देता है। एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन एंड एक होता है यूक्रोमेटिन। 2 टर्म है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टर्म। आपका हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? द डार्क स्टेनिंग पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, जो डार्क दिखता है, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा दिखता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रो मतलब नाम से पता चलता है कि हेट्रो है, थोड़ा सा गाढ़ा है, मतलब कई सारा, हेट्रो नाम से पता चलता है। एंड यू मतलब सिंगल। नाम से, अगर आप नाम से पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको आसानी होगा पढ़ने में किसी भी चीज़ को। तो हेट्रोक्रोमेटिन कंटेन वेरी टाइटली पैक्ड और हाईली कंडेंस्ड डीएनए। इसमें क्या होता है भाई, गाढ़ा कोई चीज़ है तो उसमें पक्का जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कंडेंस, यानी कि थोड़ा सा क्वाइल्ड ज़्यादा होगा, थोड़ा सा टाइटली ज़्यादा पैक्ड होगा, तो तभी वो चीज़ थोड़ा सा डार्क दिखेगा। जब डार्क दिखेगा तो उसी को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन भी 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, एक को बोलते हैं फैक्युलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक टर्म आता है इसी में सैटेलाइट डीएनए, वो क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग सुनिएगा। मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन कंटेन सीरियल रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, जो लगातार कॉन्टिन्यूस रिपीट होता है, उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, आप जो दिया हुआ है इसमें काफ़ी ढेर सारा मटेरियल, इसको आप पढ़ भी सकते हैं इजीली, लेकिन जो आपको मेन है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, फिर एक अगला टर्म आता है आपका यूक्रोमेटिन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, हम डीएनए का स्टेनिंग करते हैं तो एक दूसरा पार्ट भी होता है यूक्रोमेटिन, जो कि थोड़ा लाइटली स्टेनिंग होता है, तो थोड़ा हल्का दिखता है हमें किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। एंड इन दी डीएनए इज लेस कंडेंस्ड। जो आपको 2 पॉइंट दिख रहा है, इसी 2 पॉइंट से क्वेश्चन मोस्टली मैं बता रहा हूँ देखने को मिलता है ज़रूर। हेट्रोक्रोमेटिन, अगर यूक्रोमेटिन से क्वेश्चन आया तो यहीं से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको लेके चलते हैं एक और अच्छे पॉइंट की तरफ, जो इसी से काफ़ी रिलेट करता है। इसमें काफ़ी मतलब आपको मतलब एक प्रकार से कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि कैसे प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स का, मतलब एक एविडेंस दिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये अल्ट्रा मतलब क्या होता है भाई? अल्ट्रा मतलब होता है कि और बड़ा, और जूम करो। मतलब मैंने इसको पहले लाइट माइक्रोस्कोप में डाला तो इतने बड़े से मेरे को इतना बड़ा दिखाई दिया, फिर हम इसको और जूम करेंगे, किसी और तरीके से इसको देखेंगे और काफ़ी बड़ा दिखने लगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके लिए काफ़ी सारे मॉडल्स आए कि कई साइंटिस्ट आए बताएं कि भाई इस प्रकार से देखिए तो और काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस आएगा और कुछ इसमें देखने को हमको मिलेगा।
तो इसमें एक मॉडल आया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम से रिलेटेड है, क्रोमोसोम डीएनए सब एक चीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो बस डीपली अंदर जाना रहेगा, जितना अंदर जाएंगे उतने अलग अलग नाम आएंगे, ठीक है। तो अगर हम आगे चले तो इसमें न्यूक्लियोसोम मॉडल, पहला मॉडल था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स का पहला मॉडल था न्यूक्लियोसोम मॉडल। अभी मॉडल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो खास है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ से आता है भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन भी कहीं से भी दे देते भाई, एमसीक्यू में क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं कहाँ से दे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही टॉपिक को कराता हूँ, वन शॉट में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है, ठीक है। द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम वाज गिवन बाय आर.डी. कॉर्नबर्ग थे जिन्होंने इस मॉडल को दिया था, एंड जे थॉमस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, जे थॉमस का। इन्होंने मोस्टली न्यूक्लियोसोम मॉडल को दिया था, और इन्होंने ये एक कुछ इस प्रकार का दिया था कि किस प्रकार से डीएनए और न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे से हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा क्वाइल्ड रहते हैं, एंड किस प्रकार से पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज रहता है, इन 1974 में दिए थे। तो न्यूक्लियोसोम वॉज सजेस्टेड बाई आउडगेट, ठीक है, इन्होंने एक साइंटिस्ट का नाम है आउडेट, एंड ही इज एसोसिएटेड इन 1975। भाई देखिए न्यूक्लियोसोम्स का नाम जो है आउडेट के द्वारा दिया गया था, लेकिन अगर क्रोमोसोम्स के मॉडल की बारे में बात करें तो ये जे थॉमस और आर.डी. कॉर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, वहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप था, काफ़ी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वहाँ पे लाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक क्रोमोसोम लुक लाइक ए चेन बीड, कैसा चेन बीड, बीड मतलब क्या होता है भाई, बीड मतलब कुछ भी अजीब, बीड मतलब होता है माला, ठीक है ना, चेन की माला की तरह। एंड दिस बीड आर कॉल्ड दी न्यूक्लियो वाट न्यूक्लियोसोम्स, दिस न्यूक्लियोसोम्स हैव ए डायमीटर, इतना इतना डायमीटर है, ये सब खास नहीं है। एंड ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन हिस्टोन कोर, जो भी न्यूक्लियोसोम्स होता है, न्यूक्लियोसोम मैंने बताया आपको क्या होता है, जो कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो चेन बीड दिखता है उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम के अंदर होता है हिस्टोन कोर। हिस्टोन कोर बेसिकली कुछ नहीं, आपको ये नहीं कि हिस्टोन नाम सुन के पगला जाना है, बिल्कुल हिस्टोन कुछ नहीं भैया, हिस्टोन क्या है, एक नाम है हिस्टोन कोर, जैसे आपका नाम है उसी तरीके से हिस्टोन कोर ही न्यूक्लियोसोम्स के अंदर होता है, उसी का नाम हिस्टोन कोर है। which composed of 8 histone molecules and 2 copy of H2A and H2B, H3 and H4. These molecules फॉर्म में ऑक्टामर, ये जो होता है जो इसके अंदर होता है इस प्रकार से A8 बना लेता है, ऑक्टामर 3 4 ऐसे करके 8 बना लेता है, ठीक है ना, हिस्टोन कोर। तो वही सब दिया है उसके बारे में, एंड मैं ले चलता हूँ काफ़ी इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिस्टोन कोर कुछ इस प्रकार से रहता है, हिस्टोन कोर, एंड इसके ऊपर किस प्रकार से डीएनए, देखिए डीएनए किस प्रकार से क्वाइल्ड है, एंड इसको पूरे कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स, एंड ये है लिंकर डीएनए जो दोनों को जोड़ता है आपस में, ये कोर डीएनए। तो बेसिकली ये डीएनए हम इसको बोलते हैं, कोर डीएनए, फोर डीएनए आप मत याद रखिए, लिंकर डीएनए सब बेसिकली डीएनए याद रखिए, हिस्टोन याद रखिए, ठीक है, मेन डीएनए हिस्टोन, इसको आप ना भूलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्वाइल्ड पार्ट को दिखा रहा है किस प्रकार से आगे चल के क्वाइल्ड होता है, तो किस प्रकार से काफ़ी स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये हो गया। तो हम लेके चलता हूँ और आपको अंदर काफ़ी अच्छे से जे थॉमस के काफ़ी बढ़िया बताया था उन्होंने किस प्रकार से। तो ये फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई। पहले में आपको दो मॉडल है, क्रोमोसोम के ऊपर दो मॉडल है, न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर दो मॉडल है, जो प्रूफ होता है कि किस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल का भी प्रूफ होता है, उससे काफ़ी कुछ प्रूफ होता है कि किस प्रकार से क्रोमोसोम्स एंड हिस्टोन प्रोटीन डीएनए कैसे बाइंड। भाई दो है, एक का नाम है आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक का नाम है यूनिनीम मॉडल एंड एक का नाम है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, आपको देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय द गाइडिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके बारे में फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हमको तो उतना खास नहीं लग रहा है कि यहाँ क्वेश्चन आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे सीधे से, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट वही मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो, ठीक है ना, मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा वीडियो में भाई। यूनी मॉडल क्या है, यूनी मॉडल को मैं आपको अपनी कॉपी में समझाता हूँ, काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पे उसको बनाया हुआ है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, केवल फिगर का लीजिए, ठीक है ना। आई होप आप यूनी मॉडल को पढ़ने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे। तो हम बता दें यूनी मॉडल क्या है। यूनी मॉडल नाम सुन के बिल्कुल नहीं घबराना है, यूनी नामों में सब कुछ छुपाएंगे भैया जी के। ये देखिए यूनी नीम, यूनी नीम, यूनी मतलब क्या होता है, यूनी मतलब जैसे यूनी सेलुलर वैसे होता है, यूनी मतलब वन, यूनी का मतलब ही होता है वन, ठीक है, यूनी का मतलब ही होता है वन। एंड नीम मतलब होता है थ्रेड, ठीक है, थ्रेड मतलब क्या होता है भैया, थ्रेड मतलब भी कितने लोगों को नहीं पता होगा, और जाहिर सी बात है जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। थ्रेड मतलब होता है धागा, थ्रेड मतलब क्या होता है धागा, ठीक है। तो अब धागा की बात कहाँ से गई डीएनए, भैया सुनिए तो जरा सब्र तो करिए भैया। ये है आपका क्रोमोसोम,
ये है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर एक हेलिक्स पाया जाता है, यही बताया था यूनिनीम मॉडल में। साइंटिस्ट का नाम नहीं याद रखना, यूनिनीम एक प्रकार का नेम है, यूनिनीम। आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बताया जाएगा, जब तक घबराइएगा मत। जो भी आपको दिक्कत होगा सीधे कमेंट करिएगा आप, आपका रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है ना। एक हेलिक्स पाई जाती है, यूनिनी मॉडल में क्या बताया गया कि डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर केवल एक हेलिक्स पाई जाती है क्रोमोसोम की, जो कि कलर्ड बॉडी होती है। जिस प्रकार से मायो मतलब मसल्स होता है, उसी प्रकार यूनि मतलब वन होता है। एंड इसका एविडेंस दिया गया था कि केवल एक हेलिक्स पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर, ना कि दो हेलिक्स पाया जाता है। जो इस प्रकार का आप देखे होंगे डीएनए का, भाई आपको डीएनए का स्ट्रक्चर तो पता होगा कुछ इस प्रकार से डीएनए होता है, तो केवल इसका एक ही हेलिक्स होता है, इन्हें कई सारा डीएनए इस प्रकार से कई सारा डीएनए नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये था कुछ यूनिनी मॉडल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए काफ़ी समझाने के लिए। देखिए क्रोमोसोम नंबरिंग की अगर हम बात करें, जो मैंने अभी काफ़ी पीछे बात किया था, लगभग 5-10 मिनट पीछे इस वीडियो में, इसी वीडियो में, वायरस, बैक्टीरिया एंड हायर ऑर्गेनिज्म, ये क्रोमोसोम्स नंबर आपका, या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिकल कैरेक्टर कितना ज़्यादा वेरी करता है। ये वायरस में सबसे कम, बैक्टीरिया में उससे ज़्यादा, और हायर ऑर्गेनिज्म में उससे ज़्यादा क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर होता है। तो ये था कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से काफ़ी पढ़िए। और मैं लेके चलता हूँ आपको अगले टॉपिक की तरफ, जो है जे थॉमस का। अगला है न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए डीएनए काफ़ी सुपर क्वाइल्ड होता है, इसी को हम न्यूक्लियोसोम मॉडल की हम बोलते हैं सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड आप देखे होंगे कि, आपको कैसे बताएं मैं, जैसे कि आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी की दुकान होती है, जहाँ पे हम बत्ती उत्ती बना देते हैं, लाइट वाइट बनाने जाते हैं, जो चार्जर वार्जर की दुकान होती है, वहाँ आप देखते हैं आप, वो उसके पास सोलेनॉइड होता है। जो वायर वायर की दुकान होती है, तार वार की, वहाँ पे देखिए सोलेनॉइड से किस प्रकार से करता है। सोलेनॉइड ठीक उसी प्रकार का जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार का न्यूक्लियोसोम मॉडल भी होता है। द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम वाज प्रपोज्ड बाय आर.डी. कॉर्नबर्ग। भाई ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। एंड हम बात करें एंड जियो थॉमस, इन्होंने ये दिया था क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम्स मॉडल को, क्रोमोसोम्स के बारे में। इन 1974 द टर्म न्यूक्लियोसोम वाज सजेस्टेड बाय आउडेड, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब तो आप जानते हैं। एंड मेन बात शुरू होती है यहाँ से, जो H2A, H2B, H3, H4, ये जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है, 8 हिस्टोन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है। हिस्टोन्स के बारे में आप देख सकते हैं, न्यूक्लियोसोम कंटेन स्पेशल क्रोमोसोम प्रोटीन, उसी के हम बोलते हैं हिस्टोन, जो स्पेशल प्रोटीन होता है न्यूक्लियोसोम्स के अंदर ही। न्यूक्लियोसोम्स को आपको पता हो गया कहाँ पे है न्यूक्लियोसोम्स, अगर नहीं पता तो वीडियो को केवल 2-3 मिनट पीछे कर दिया, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड अब आते हैं मेन इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, हिस्टोन की स्ट्रक्चर के ऊपर। हम देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका टाइमर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उड़ा रहे हैं सर। एंड ऑक्टामर कंटेन 2 डाइमर, जो ऑक्टामर है इसके 2 डाइमर कंटेन होते हैं, एक होता है H2, एक होता है H2B। एंड टेट्रामर फॉर्म्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3, H4 एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स फॉर्म 2 कंप्लीट टर्न अराउंड द स्टोन्स कोर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्न है स्टोन कोर के, ठीक है ना। ये टेट्रामर डाइमर इस प्रकार से स्टोन कोर होता है। एंड मेन स्ट्रक्चर आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये वाला है आपका है, यहाँ आप देखिए आप, न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए, ऑक्टेटमर, यहाँ पे डीएनए हो जाता है आपका पॉजिटिवली चार्ज और ये हो जाता है निगेटिवली चार्ज। इस प्रकार से बिल्कुल हाईली क्वाइल्ड होते हैं कि जहाँ से बिल्कुल सोलेनॉइड जैसा बिल्कुल ये आपस में इतने ज़्यादा हो जाते हैं क्वाइल्ड की, जो छूट नहीं सकते। आप देख सकते हैं इसके क्वाइलिंग के बारे में दिखाया गया कि ज़्यादा क्वाइल्ड होते हैं एक दूसरे से। तो न्यूक्लियोसोम्स मॉडल के बारे में बेसिकली इसी के बारे में बताया गया था कि क्वाइलिंग कितना ज़्यादा डीएनए में होता है। यही आपसे पूछेगा कि क्वाइलिंग सबसे ज़्यादा किस में होता है, कि डीएनए में कि आरएनए में, तो आपका डीएनए होगा आंसर। डीएनए में बहुत ज़्यादा भाई क्वाइलिंग होता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टामर्स, हिस्टोन प्रोटीन, आपको ही याद रखना है, दिमाग में रख लेना है बातें को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें इसी से रिलेटेड, न्यूक्लियोसोम्स मॉडल से रिलेटेड, जो जे थॉमस का था, तो इससे है कि अ क्रोमोसोम कंटेन ओनली 1 लॉन्ग डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर केवल एक डीएनए प्रेजेंट होता है, क्वाइल्ड वाला है, मैंने आपको बताया कि केवल एक, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर। एंड डीएनए क्वाइल अराउंड हिस्टोन कोर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, एंड डीएनए क्वाइल्ड रहता है किसके, हिस्टोन कोर के जो अंदर, इसके अंदर हिस्टोन कोर क्वाइल्ड रहता है। एंड द न्यूक्लियोसोम्स चेन क्वाइल टू फॉर्म सोलेनॉइड, जो कि सोलेनॉइड बना लेता है। द सोलेनॉइड फॉर्म अ लूप मतलब क्या होता है भाई, लूप मतलब होता है कि इस प्रकार से कुछ। एंड अटैच द सेंट्रल स्केफोल्ड एट स्केफोल्ड अटैचमेंट रीजन और सार,
एंड द स्कैफोल्ड प्लस लूप फ्रॉम जायंट सुपर कॉइल, मतलब और बड़ा सुपर कॉइल बनाने का बनाते बनाते, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इसके जायंट सुपर कॉइल की स्ट्रक्चर के बारे में भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्रोमोसोम की, तो 3 बेसिकली टाइप होते हैं क्रोमोसोम की, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, पॉलीटीन एंड लैम्ब्रस एंड सुपर नंबरी क्रोमोसोम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। सो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने सबसे पहले बात किया था न्यूक्लियस के बारे में, उसकी हिस्ट्री स्ट्रक्चर, फिर दूसरा टॉपिक मैंने बात किया था न्यूक्लियोलस के बारे में, आपको काफ़ी अच्छे से बताया इसी वीडियो में मैंने। फिर तीसरे टॉपिक आपको क्रोमोसोम बताया, फिर चौथा मैंने आपको क्रोमोसोम नंबर बताया, ह्यूमन में 23N क्रोमोसोम मैंने बताया, ये हेट्रोक्रोमेटिन न्यू क्रोमेटिन बताया, फिर आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया, फिर आपको यूनिनीम मॉडल बताया, एंड फिर उसके बाद मैंने न्यूक्लियोसोम्स मॉडल बताया, एंड मैंने आपको एक और मॉडल बताया था, एंड फिर उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर ऑफ कॉइलिंग किस प्रकार से कॉइल्ड होता है, फिर मैंने आपको कुछ स्पेशल प्रकार क्रोमोसोम बताया, ठीक है। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे है, डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। क्या है डिफरेंस, पूरा चैप्टर आपका खत्म होने की बिल्कुल लास्ट पॉइंट की तरफ, बिल्कुल अब यहाँ से बिल्कुल 10 मिनट का और वीडियो रहेगा, जिसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस, देयर आर नो सेंट्रोमियर एंड नो न्यूक्लियोसोम्स एंड नो सैटेलाइट एंड नो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, नो टीलोमर। किसका बात हो रहा है, प्रोकैरियोटिक। अगर नो नो मतलब हर एक चीज, कौन भाई, प्रिमिटिव कौन है, पुराना कौन है, ओल्ड कौन है, फाल्स कौन है, कौन, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक नाम से पता चलता है कि पुराना, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक में सब प्रेजेंट रहता है यहीं पर, अगर हम देखें दूसरी तरफ। एंड फिर दूसरा पॉइंट क्या था डिफरेंस में, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन आर नॉट फाउंड। भाई वही चीज़ है, पुराने चीज़ में कहाँ सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, नए चीज़ में सब प्रेजेंट रहेगा। तो सिंपल सा डिफरेंस, प्रोकैरियोट में अब्सेंट लगाइए, उसमें प्रेजेंट लगाइए सब। एंड प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम सर्कुलर था। अब भाई कोई चीज़ सर्कुलर, कोई रॉड शेप्ड है, तो रॉड शेप्ड यानी कुछ तकनीकी उसमें मतलब भाई कुछ बदलाव हुआ होगा समय के साथ, यानी यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड है, सिंपल सी बात। चौथा पॉइंट है, डज नॉट कंटेन मच टू एक्सेस डीएनए। इसमें डीएनए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम से, और वहीं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट रहता, तभी तो हम लोग देखते हैं जेनेटिकल कैरेक्टर काफ़ी वेरी करता है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज रेपिटेटिव डीएनए यूजली ऑलमोस्ट एब्सेंट, एंड रेपिटेटिव डीएनए इसमें प्रोकैरियोटिक एब्सेंट होता है। अगर वहीं बात करें यूकैरियोटिक डीएनए में, भाई यहाँ पे तो सैटेलाइट डीएनए भी प्रेजेंट होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा डीएनए अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड हम बात करें छठा एंड लास्ट पॉइंट, तो नेवर हाईली कंडेंस्ड, ये हाईली कंडेंस्ड नहीं होता है। अगर यहीं इसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा एक पास होता है। यहाँ पे हम लोग स्टेनिंग करते हैं, देखते हैं इसको लाइट माइक्रोस्कोप से, वहीं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को देखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक खुद छोटा होता है भाई, बैक्टीरिया इतना छोटा, उसका आप कहाँ देखने जाओगे डीएनए क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो ये हो गया, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। What is nucleosome model? Explain. Question number 1. The nucleosome is a fundamental subunit of chromatin. A fundamental unit of chromatin का each nucleosome is composed of little less than 2 turn of DNA wrapped, मतलब rounding a set of 8 protein called histone, which are known as a histone octamer. Each histone octamer is composed of 2 copies each of the histone protein H2A, H2B, H3 and H4, जिसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने अभी अभी बात करके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा वे जो है आपकी डिस्क्रिप्टिव यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू वाला मैं यहीं पर कराऊंगा, और 3-4 आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा क्वेश्चन, जो आपको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर अपने कॉपी में ईमानदारी के साथ नोट कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। तो आपकी स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आपको कमेंट करना है, इसका आंसर करके अपने से सेल्फ करना है, गूगल कर लीजिएगा, चाहे कहीं से भी अपने प्रोफेसर से पूछिए, टीचर से पूछिए। इस क्वेश्चन को आपको अपने से करना है पक्का, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का 100% श्योरिटी के साथ देखने को मिलेंगे। So the first question is, nucleus was first discovered by रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, फॉन्टाना, स्टर्स, बर्गर। तो हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर विथ ग्वानिन, तो ग्वानिन के साथ साइटोसिन मैंने बताया था। थर्ड क्वेश्चन, द टर्म क्रोमोसोम वाज क्वाइंड बाय वेल्डेयर, मैंने ये भी बताया था। द हेप्लॉइड सेट क्रोमोसोम कार्ड, मैंने इसको भी काफ़ी अच्छे से बताया था, बोला भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपके अंदर भी है ज्ञान का टैलेंट, तो आप आइए विशेष दुबे ज्ञान वाले पे अपने ज्ञान के टैलेंट को दिखाइए। आपको क्या करना है, सिंपली चैनल पे आना है, सब्सक्राइब भी नहीं करना है, आपको सिंपली कम्युनिटी टैब में आ जाना है। कम्युनिटी टैब में आने के बाद आप अपने ज्ञान अगर आपके पास है तो मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वेनेसन किस में होता है। आपके आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर नहीं,
लेकिन यहाँ पे आप अपने आगे ज्ञान को कुछ बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, तो बस यही था। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, ना पसंद आया तो डिसलाइक करके चले जाना। थैंक यू। सो छठा क्वेश्चन आपका, द बेसिक प्रोटीन ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोहिस्टोन, प्रोटियो मीन्स एंड बोथ ए एंड बी, व्हाट इज द आंसर? इसका बोथ ए एंड बी सही जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, डीएनए इज बाउंड टू विच बायोमोलिक्यूल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिन? तो इसमें से कोई भी नहीं, आपको कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है। हमको इसका ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। इन विच ईयर 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज इंट्रोड्यूस? तो 1953। तो 9वां क्वेश्चन आपका है, द लाइट स्टैंड एंड डिफ्यूज रीजन ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज यू क्रोमेटिन। अभी भाई बता कर आया हूँ, ध्यान दिए होगे तो जरूर। न्यूक्लियस एज डीएनए ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन ओनली, डीएनए आरएनए प्रोटीन, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आरएनए डीएनए प्रोटीन, तीनों पाया जाता है। काफ़ी अच्छे से बताया है न्यूक्लियस के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Thanks for watching and visit many more videos are uploaded on channel.